नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, घर पे आराम कर रहे होंगे क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है ना, आराम ही हो रहा होगा। चलो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखो 9th क्लास का जो सिलेबस था मैंने उसके 2 चैप्टर्स डाले थे, बस एक 8 चैप्टर डाला था और एक 9 चैप्टर डाला था, शायद 10th भी डाला था। वो काफ़ी टाइम पहले डाला था इसलिए मुझे उसके बारे में पूरा याद नहीं है, मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। तो देखिए हमारा जो सिलेबस था वो किसी रीज़न की वजह से पीछे रह गया था और हमने मतलब सिलेबस हम कर भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो अब हम जो सिलेबस है वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। हमारा जो सिलेबस है अब हम उसे कंटिन्यू यहाँ पर कर लेंगे। चलिए अब सिलेबस के कंटिन्यूएशन में हमने सबसे पहला चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। देखो आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है आपके रासायनिक संयोजन के नियम से, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु क्या है। थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है परमाणु। ठीक है, परमाणु जो है ये पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। अब देखो थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर की बेसिक देना चाहूँगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि पदार्थ यानी कि दुनिया की जो भी चीज़ होती है जिनके पास द्रव्यमान होता है और वो थोड़ी सी जगह घेरती है, इनके बारे में डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि पदार्थ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास द्रव्यमान होता है और वो थोड़ी सी जगह घेरती है। हर एक पदार्थ दुनिया में जितनी भी चीज़ें जगह घेरती हैं उसको हम पदार्थ कहते हैं। हमारी हवा, पानी, हम लोग, इंसान, कोई भी चीज़ है वो सब पदार्थ होती हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पदार्थ जो होते हैं ना बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं कणों को परमाणु कहा जाता है। समझ में आया आपको? जो पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं कणों को क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था द्रव्यमान। ये द्रव्यमान जो होता है ना, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, उस पदार्थ के अंदर कितने कण हैं या कणों की मात्रा। जैसे मान लो हमें एक कुर्सी का वो निकालना है द्रव्यमान, तो उस कुर्सी के अंदर कितने मतलब कण होंगे, अगर उसके कणों की मात्रा को मैं निकाल लूँ वहाँ से तो मैं क्या कहूँगा कि वो उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के अंदर कणों की मात्रा को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो परमाणु मैंने आपको बता दिया सबसे सूक्ष्म इकाई होती है ये हमारी। जैसे एक दीवार को बनने के लिए बहुत सारी ईंटें चाहिए होती हैं, उसी प्रकार सभी चीज़ें जो हैं दुनिया के अंदर वो उसी प्रकार परमाणु से बनी हुई हैं, जैसे एक दीवार बनती है ईंटों से मिलकर। ठीक है, परमाणु जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। हमें इस चैप्टर में तो साइज़ भी दे रखा है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमें ये बोला गया था कि ये जो परमाणु है यानी कि जो कण होते हैं ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर परमाणुओं का जो बेसिक हो गया वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। परमाणु कितने बड़े होते हैं ये हमें साइज़ दे रखा है। तो परमाणुओं का जो साइज़ दे रखा है हमें, वो सबसे पहले तो उसके लिए आपको थोड़ा सा 4th चैप्टर के बारे में बताना पड़ेगा। 4th चैप्टर में हमें जो शेप दी गई है परमाणु की वो कुछ इस प्रकार दी गई है, ऐसे करके ये हमें शेप दी गई है 4th चैप्टर में। ठीक है, तो 4th चैप्टर में हम लोग मापते हैं ये वाली चीज़। अब देखो ये एक सर्कल बन रहा है यानी कि एक वृत्त है, वृत्त का कुछ त्रिज्या भी होगी यानी कि इसका कुछ रेडियस भी होगा, तो इसी को हम माप के रखते हैं। मतलब अगर हमें परमाणु का साइज़ बताना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी त्रिज्या से बताते हैं। जैसे इसमें आपकी बुक में दे रखा है कि एक परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना, एवरेज जो निकाल रखी है वो है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, मतलब 10⁻⁹, मतलब इसका ये हुआ कि एक को आप इससे डिवाइड कर दो, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इससे जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा मीटर में वो एक परमाणु की त्रिज्या होती है। खैर इन बातों पर इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये अभी इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये सब आपके 10th क्लास में ज़रूरी होंगे और 11th क्लास में अगर आप साइंस लेंगे तो वहाँ ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमें बोला गया था डाल्टन ने। हमने जो रासायनिक संयोजन के नियम है वहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया अभी उसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, एक जॉन डाल्टन, उन्होंने मतलब जब तत्व बनाए गए थे। अच्छा, ये तत्व क्या होता है, तत्व भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तत्व जो होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया की सभी चीज़ें किससे मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो तत्व जो होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लो आप, हाइड्रोजन के अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। कार्बन ले लो, कार्बन के अंदर कार्बन के ही होंगे। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के ही होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि कार्बन के अंदर भी ऑक्सीजन के मिल जाएंगे, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तत्व जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लियर आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो परमाणु होते हैं ना, ये कभी भी अकेले नहीं मिलते प्रकृति के अंदर। कैसे नहीं मिलते? कभी भी प्रकृति के अंदर अकेले नहीं मिलते। मैंने अच्छा देखो, मैंने हाइड्रोजन को ऐसे क्यों नहीं दिखाया, ऐसे ही क्यों दिखाया। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर ये जो परमाणु होते हैं ये अकेले नहीं मिलते हैं। कैसे नहीं मिलते हैं? अकेले नहीं मिलते हैं, या तो ये खुद ही के तत्व के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके जुड़ जाते हैं। मतलब कैसे? जैसे एक हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा वो दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु यानी कि एक ही तत्व हाइड्रोजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएंगे। और प्रकृति में ये कुछ इस रूप में रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कभी भी परमाणु ज़्यादातर परमाणु
ऐसे कभी नहीं रहते, मतलब इनके नीचे कभी भी 1 नहीं लगता, ये अकेले नहीं रहते। हाँ, बहुत कम जो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं जैसे सोना होता है, चांदी होता है, ये रह सकते हैं ऐसे, लेकिन जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो ऐसे नहीं रहते हैं, किसी और के साथ रहेंगे। अगर ये अपने तत्व के साथ नहीं मिलेंगे तो ये किसी और के साथ रहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हमारी हवा के अंदर कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों भी तो ऐसे रहते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है अणु। क्या कहा जाता है, अणु बोला जाता है। देखो परमाणु से ही हमने क्या बना लिया, अणु बना लिया। तो परमाणु जो थे बहुत सूक्ष्म कण थे, इन्हीं से बहुत सारी चीज़ें बनी है हमारी। अब जो अणु होते हैं ना, अणु होते हैं परमाणुओं का एक समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, परमाणुओं के एक समूह को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, परमाणुओं के एक समूह को क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं। जैसे ये है, देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम है, मतलब आप ऐसे समझ लो जिस भी चीज़ के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु होंगे उसे हम अणु कहेंगे। बस जिस भी चीज़ के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु होंगे, वो चाहे एक ही तत्व के हों चाहे वो अलग अलग तत्व के हों, इसे भी हम अणु कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, हम अणु कह सकते हैं, इसे भी हम अणु कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी, देखो जैसे ये जो हो गया ये ग्रुप ऑफ एटम, इसमें कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है, तो इसे भी हमने क्या बोला, ये भी किसका अणु हो गया, हाइड्रोजन का एक अणु हो गया। ये किसका अणु हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक अणु है। क्यों अणु है ये, क्योंकि इसके अंदर भी 2 से ज़्यादा परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु एक साथ जुड़े हुए होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। या अगर सिंपलेस्ट भाषा में या मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल सी भाषा में बोलूँ तो अणु जो होते हैं वो परमाणुओं का ही एक समूह होते हैं। ठीक है, अणु क्या होते हैं, परमाणुओं का ही एक समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ये डिपेंड करता है कि ये एक ही तरीके के तत्व के होंगे या अलग अलग तरीके के तत्व के होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो एक तरीके के होते हैं ना, इन्हें बोला जाता है तत्वों के अणु। क्या बोला जाता है ना, तत्वों के अणु। और ये जो अलग अलग होते हैं इन्हें यौगिकों के अणु बोला जाता है। अभी हम बात करेंगे सारी, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ये सब बात करेंगे। तो अणु जो था बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो बेसिक था चैप्टर का वो मैंने आपको दे दिया, परमाणु क्या होता है और अणु क्या होते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपने जॉन डाल्टन के कुछ जो उसने प्रतीक दिए थे उनकी बात करते हैं। मैं आपको बताते बताते मैंने टॉपिक चेंज कर दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो जॉन डाल्टन था, एक साइंटिस्ट ना, एक जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने हमें बहुत सारे जो तत्व थे उनके मतलब एक तरीके से प्रतीक दिए थे। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन का एक प्रतीक दिया था कुछ इस तरीके से, ये जो होता है ये हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। फिर एक फॉस्फोरस का प्रतीक दिया था जो ऐसे करके था, ऐसे करके, जैसे हम मर्सिडीज़ का सिंबल होता है कुछ ऐसे करके इनका प्रतीक था फॉस्फोरस के लिए। फिर इन्होंने एक और दिया था जिसको ऐसे करके बना दिया गया था। तो अब देखो ये जो तत्व थे यानी कि ये जो प्रतीक थे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे यार। सबके सब गोल थे और सब में कुछ ना कुछ अलग सी चीज़ें थी, तो सभी लोग इनको नहीं समझ पा रहे थे। तो इसी कारणवश दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने हमें तत्वों के अलग अलग तरीके के प्रतीक दिए। जैसे अब आप जानते होंगे कि इन तत्वों को हम एक भाषा होती है लैटिन भाषा, एक भाषा होती है ग्रीक भाषा, एक जर्मन भाषा। तो इन्हीं भाषाओं में इन तत्वों को कुछ और कहा जाता है। जैसे जो हमारा आयरन होता है, आयरन जो होता है ना, इसे हम लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरम कहते हैं। जो हमारा लोहा होता है आयरन, इसे लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरम कहा जाता है। इसीलिए जो आयरन का सिंबल होता है वो क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, तो तत्वों के जो नए सिंबल मिले थे हमें, यानी कि नए जो प्रतीक मिले थे, उनसे इन्हें पहचानना बहुत इजी हो गया था। जैसे अगर आप देखें तो उदाहरण के लिए हमारे पास टेबल नंबर 3.1 है, इसमें एल्यूमिनियम, कार्बन सभी के हमें सिंबल दे रखे हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? कम से कम आपके एक में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 27 एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स दे रखे हैं। इनके अंदर आप ये जो सिंबल्स हैं बस ये याद रखेंगे, इनका याद रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉपर को हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा कॉपर होता है यानी कि जो तांबा होता है, तांबे का सिंबल क्या होता है? Cu होता है। और किसका ले? नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन जो होता है उसे हम N से लिख लेते हैं, सिर्फ N। और बहुत बेसिक से सिंबल ले तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का सिर्फ O होता है। अगर कार्बन का ले तो C होता है, हाइड्रोजन के लिए तो H होता है। तो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं। लेकिन इनमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है यार, इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कभी भी अगर आपको एक तत्व के प्रतीक की बात करेंगे ना, जैसे मान लो, जैसे चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है Na2SO4, ठीक है। अब आप क्या गलती कर दोगे इसमें? यहाँ पर आप बोल दोगे कि ये जो N है ये नाइट्रोजन है और A का तो हमें पता ही नहीं है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी एक तत्व का प्रतीक बनाया जाता है और उसमें 2 अक्षर होते हैं, जैसे 2 अक्षर होते हैं तो उसमें पहला अक्षर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर वो सेम तत्व का प्रतीक है तो उसमें दूसरा अक्षर जो होगा वो स्मॉल होगा। जैसे मान लो, जैसे ये देखो आयरन वाला है,
आयरन के अंदर देखो Fe को देखो, ये Fe कैपिटल है और E जो है, F जो है कैपिटल है, E जो है ये छोटा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी दो अक्षर आ जाएं एक प्रतीक के अंदर तो आप उन्हें अलग अलग मत समझिएगा। आप पहचानेंगे कैसे कि ये एक ही का प्रतीक है, बस इतना देख लीजिए कि दूसरे वाला जो है वो छोटा है या बड़ा है। जैसे मान लो, देखो कन्फ्यूजन कहाँ होती है मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास है N और O, NO2, ठीक है, और एक होता है हमारे पास NaO, सोडियम ऑक्साइड, और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें आप कहोगे कि ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। नहीं, ऐसा यही सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पर पहचानने में। तो देखो यहाँ पर पहला सिंबल, पहला नंबर क्या है, मतलब पहला अक्षर क्या है, बड़ा है, दूसरा अक्षर छोटा है, तो हम कह देंगे कि ये केवल और केवल एक ही तत्व का वो है, ठीक है, एक ही तत्व का है। लेकिन ऊपर वाले में देखो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये दोनों अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना होगा इसके फॉर्मूला में, जब हम इनके सिंबल्स यानी कि जब इनके प्रतीक देखते हैं तो उसमें एक ही बात याद रखनी होती है कि पहला अक्षर बड़ा है और दूसरा अक्षर छोटा होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो दो अलग अलग तरीके के परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा परमाणु द्रव्यमान। देखो हर एक परमाणु के पास अपना कुछ द्रव्यमान होता है। जॉन डाल्टन ने ही ये बताया था, ठीक है। जॉन डाल्टन के अभी कुछ सिद्धांत हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने ही हमें ये बताया था कि हर एक परमाणुओं के पास एक गुण होता है जो जिसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या ऐसे समझ लो कि हर एक परमाणु के द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता है U के अंदर। किसके अंदर? U के अंदर। ये जो होती है, जैसे हम, अब देखो मैंने आपको बताया था, अच्छा नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। द्रव्यमान जो होता है इसकी जो इकाई होती है ना वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। अब आप कहोगे ये तो वेट की भी होती है, वज़न की भी होती है, तो बिल्कुल ठीक है आपका कि ये वज़न की भी होती है, लेकिन वज़न में और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर होता है। वो हम 10th चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, 10th और 11th चैप्टर में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब इतना समझ में आया आपको? तो देखो कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यार द्रव्यमान की जब इकाई किलोग्राम है तो हम उसे किलोग्राम में क्यों नहीं मापते, परमाणु के द्रव्यमान को किलोग्राम में क्यों नहीं मापते, इसको क्यों मापते हैं? इसका रीज़न ये होता है यार, देखो परमाणु बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो क्या आप परमाणु को किलोग्राम में मेजर कर सकते हो? हालांकि मेजर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको 10 से बहुत ज़्यादा उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से बहुत ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करने पर क्या होगा, जैसे मान लो हमें U जो होगा, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि अगर हम केजी में निकालेंगे ना तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम किस में कर देते हैं, इसको U में कर देते हैं, ठीक है। और इसे कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड द्रव्यमान, ठीक है, यूनिफाइड मास, ठीक है। यूनिफाइड मास के लिए एक बार मैं देख लेता हूँ, हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे देखते हैं इसमें, हाँ यूनिफाइड द्रव्यमान, सही है, बिल्कुल ठीक बोला मैंने। तो इसे हम बोलते हैं यूनिफाइड द्रव्यमान, इसे U को। अब ये होता क्या है, देखो 3 तरीके के द्रव्यमान है हमारे पास। क्या क्या है हमारे पास? 3 तरीके के द्रव्यमान है। क्या? 3 तरीके के द्रव्यमान। हमें इसी में द्रव्यमान में पढ़ना है, मतलब 3 तरीके का मतलब ये नहीं कि टाइप्स बोल रहा हूँ उसकी, मतलब 3 तरीके से उनको डिवाइड करके रखा जाता है। कैसे होता है? सबसे पहला होता है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। क्या होता है सबसे पहला? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। अब ये जो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता है ना, ये कंपैरिजन होती है। क्या होती है? ये कंपैरिजन होती है। किस किस की कंपैरिजन होती है? देखो जैसे हमारे पास एक कार्बन का समस्थानिक होता है। क्या होता है? कार्बन का एक समस्थानिक होता है जिसे C12 कहते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको? कार्बन का एक समस्थानिक होता है जिसे C12 कहते हैं। अब इसके परमाणु द्रव्यमान से जब हम किसी और के परमाणु के द्रव्यमान का कंपैरिजन करते हैं तो उसे कहा जाता है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। समझ में आया? मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु के द्रव्यमान का, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान का कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के साथ अनुपात होता है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु के द्रव्यमान का, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है तो किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात किसके साथ? C12, यानी कि C12 एक कार्बन का समस्थानिक है, C12 कार्बन समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के साथ अनुपात होता है। जैसे अगर हम इसको मान लें x, थोड़ी देर के लिए आप इसको x सोच के चलो, मानो ये हमारे पास x है, ठीक है। तो मैं बोल क्या रहा हूँ वो अब ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी, जैसे हमने हाइड्रोजन का ले लिया, हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का रेशियो यानी कि अनुपात जब हम x के द्रव्यमान के साथ निकाल देंगे तो उसे हम बोलेंगे सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। यही है ना सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान? मैं देख लेता हूँ बिल्कुल।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अनुपात होता है, मतलब हम ये बोलते हैं कि एक परमाणु जो है, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान में हम ये बोलते हैं कि एक परमाणु जो है वो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु से कितना भारी है या कितना हल्का है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखो, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसी के भी परमाणु द्रव्यमान का अनुपात होता है, किसी के भी परमाणु के द्रव्यमान का एक अनुपात होता है। किसके साथ अनुपात होता है? कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के साथ वो होता है। हमने क्या माना? कार्बन 12 के एक परमाणु को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन का जो अगर हमें निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी कि इसका सापेक्षिक द्रव्यमान निकालना है, तो वो कुछ इस प्रकार निकलेगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलो आगे चलते हैं। फिर जो है हमारा इसके बाद आता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो दूसरी चीज़ आ गई हमारी, जिसे हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे AMU से भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसे? AMU लिखा जाता है, AMU। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा वैसे ही कार्बन समस्थानिक के बराबर आएगा। इसका ध्यान से सुनो, 1 AMU यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान में, क्या बोल रहा हूँ? कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान, मतलब एक परमाणु के द्रव्यमान को जब आप 12 से डिवाइड करोगे, देखो इसमें 12 आ जाता है, बस वही परेशानी हो जाती है यार। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ इसको x। क्या मान लेता हूँ मैं? इसको x मान लेता हूँ। मैंने बोला कि कार्बन 12 के समस्थानिक का जो परमाणु द्रव्यमान है ना, कार्बन 12 के समस्थानिक का जो परमाणु द्रव्यमान है उसे मैं कह देता हूँ x। समझ में आया? कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। अब इस x को जब मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1 AMU के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 1 AMU यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। चाहे तो आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखो दे भी रखा है। किसी तत्व के, अच्छा ये तो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है। चलो आगे देखते हैं। मैंने कहाँ लिखा था? ये रहा, हाँ ये रहा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, जैसे अगर हमें निकालना है तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। यानी कि ये जो मैं बोल रहा था परमाणु द्रव्यमान इकाई या मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई या यूनिफाइड मास जिसे बोला जाता है, ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इतना बस आप याद रखना कि 1 AMU जो होता है वो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। समझ में आया? जैसे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान मान लिया मैंने x, इसका जब मैं 12वां भाग करूंगा तो वो वैल्यू किसकी निकल के आएगी? 1 AMU या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की निकल के आएगी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इसके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। चलो, हमारा जो द्रव्यमान वाला जो टॉपिक था वो हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अस्तित्व में मैंने आपको बता दिया है कि परमाणु जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़कर रहते हैं, चाहे वो अपने ही तत्व के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाएं या किसी और तत्व के परमाणु के साथ जुड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अपना आगे करते हैं। हमारे पास है फिर अणु। अणु तो मैं आपको बता चुका हूं। अणु जो होते हैं ये बहुत सारे परमाणुओं का, बहुत सारे तो नहीं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब अणु ना 2 तरीके के हो सकते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अणु है ये बिल्कुल एक ही तत्व के बन जाए, यानी कि जो एटम का जो ग्रुप है, ग्रुप तो भाई किसी का भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही तत्व के सभी एटम्स आपस में खड़े हो जाए मिलकर। ठीक है, चलो ऐसा मान लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपको और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपके स्कूल में आपकी क्लास के जितने भी बच्चे होंगे, जब एक ग्रुप बना के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो वो एक ही तत्व के परमाणु हो गए। ठीक है, आपकी क्लास के सभी बच्चे अगर आपस में ग्रुप बनाकर खड़े हैं तो वो क्या हो, जैसे आपके दोस्त होंगे, 2-3 दोस्त होंगे, 4-5 दोस्त होंगे, जितने भी दोस्त हैं, जब आप रिसेस में या जब भी एक ग्रुप बनाकर खड़े होते हो या एक ग्रुप बनाकर बैठते हो, तो आप एक ही कैटेगरी को, यानी कि एक ही क्लास में हो और आप सभी क्या हो, एक ही क्लास के परमाणु मान के चल सकते हैं हम आपको। ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब आपकी जो क्लास है मैं उसको तत्व बोल रहा हूँ और आप जो हो वो क्या हो, उसके परमाणु हो। तो आपकी क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो एक ही तत्व के परमाणु हुए। तो ऐसे परमाणुओं के समूह को हम ऐसे
दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्लास के जितने भी बच्चे होंगे वो एक ही तत्व के परमाणु होंगे। यानी कि जैसे मैं बोलूँ क्लास 8 के, क्लास 9 के 50 बच्चे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि एक जो क्लास 9 है ये तत्व है मेरा, ठीक है, ये क्लास 9 क्या है, ये तत्व है, और जितने भी मैं बच्चे बोल रहा हूँ वो सब क्या है, परमाणु हैं, ठीक है। तो आपका जो ग्रुप होगा वो एक ही क्लास के बच्चों का होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल इस तरीके से हम उसे दिखा सकते हैं। और अगर आप मान लो किसी दूसरे बच्चे के साथ खड़े हो, किसी दूसरी क्लास के बच्चे के साथ खड़े हो, तो दूसरी क्लास वाला बच्चा क्या हुआ, दूसरे तत्व का परमाणु हुआ और आप दूसरे तत्व के परमाणु हुए, तो ऐसे समय पर जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, मेरा कहने का मतलब था परमाणु जो होते हैं या तो वो खुद के तत्व के साथ जुड़ जाते हैं या वो किसी और तत्व के परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ऐसे भी हो सकता है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब ये कार्बन हो सकता है दूसरी क्लास से आया हो और ये आपकी क्लास के ही दो बच्चे हों, यहाँ पर तो आप ही की क्लास के दो बच्चे हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड और आप हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और जब भी दो या दो से ज़्यादा तत्वों के परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा तत्वों के परमाणु एक साथ जुड़कर एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, मतलब एक अणु बनाते हैं, उस समय उस अणु को कहा जाता है यौगिक। क्या कहा जाता है, उस अणु को यौगिक कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब भी हम ऐसे करके कहते हैं तो इसको हम एक अणु ही बोलेंगे। देखो अणु तो ये भी है, अणु ये भी है, ठीक है, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तत्वों के अणु, यानी कि जो ग्रुप बनेगा वो सिर्फ कितने लोगों का बनेगा, एक ही क्लास के बच्चों का बनेगा, यानी कि एक ही तत्व के परमाणुओं का समूह बनेगा। एक तो ये होता है। दूसरा ये हो सकता है कि दो डिफरेंट अलग अलग क्लास के बच्चे आ जाएं, तो उस समय जो अणु बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इससे ईजी लैंग्वेज में नहीं समझा सकता मैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यौगिक क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं तत्वों के अणु, यानी कि एक ही तत्व के दो या दो से ज़्यादा परमाणु, तो अणु बोल दिया। इसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक के अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक के अणु। मैं सही बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, यौगिकों के अणु। इनको क्या बोलेंगे, यौगिकों के अणु बोलेंगे, क्योंकि ये एक यौगिक है, ठीक है। जिस भी ग्रुप के अंदर दो या दो से ज़्यादा परमाणु मतलब जुड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा तत्वों के परमाणु जुड़ते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। और यौगिकों का एक ग्रुप, यौगिकों के अंदर परमाणुओं का एक ग्रुप, उसे हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे अणु होते हैं। एक होते हैं तत्वों के अणु, यानी कि सेम तत्व, मतलब एक ही तत्व के दो या दो से ज़्यादा परमाणु, एक ही क्लास के दो या दो से ज़्यादा बच्चे, अलग अलग क्लास के दो या दो से ज़्यादा बच्चे। चलो ये हो गया हमारा यौगिकों के अणु और हमारे तत्वों के अणु। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर दोबारा से स्टार्टिंग। अच्छा इसके बारे में बता देता हूँ, चलो आपको थोड़ा सा एक और टॉपिक रह गया, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे अब ये जो अणु होते हैं ना, अणु ये नंबर के हिसाब से, यानी कि जो नंबर हम नीचे लिख देते हैं, मतलब कितने एटम्स का ग्रुप है, कितने एक अणु बनाने के लिए कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से हमने इसके कुछ नाम रखे हुए हैं। जैसे मान लो कुछ होते हैं जो अकेले रहते हैं। अकेले रहने वाले कौन होते हैं, जैसे हम देखो चलो एक और बताता हूँ आपको। जैसे जो अकेले रहने वाले होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं आपके हीलियम, नियॉन। जैसे ये है, ये हीलियम है, इसे हम बोलते हैं हीलियम, आपने पढ़ा भी होगा। तो हीलियम जो होता है ये अकेला रहता है। क्या रहता है, ये अकेला। तो ये भी एक अणु है, ठीक है, ये भी एक अणु है, इसे भी हम अणु ही बोलेंगे। तो इसे बोला जाएगा एक परमाणुक अणु, या फिर हाँ एक परमाणुक अणु बोल सकते हैं हम इसको। सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, एक परमाणुक। आप अपने टेबल में देखेंगे, टेबल कौन सा है, ये 3.3 है, ठीक है, जिसमें हमें आर्गन दे रखा है। देखो चलो मैं आपको टेबल 3.3 से बता देता हूँ। इसे हम बोलेंगे एक परमाणुक, मतलब जिस भी अणु के अंदर केवल एक ही परमाणु होगा, जिस भी अणु के अंदर केवल एक ही परमाणु होगा उसे एक परमाणुक बोला जाएगा। फिर जिसके अंदर दो होंगे उसे द्विपरमाणुक बोला जाएगा। फिर जिसके अंदर तीन होंगे उसे त्रिपरमाणुक बोला जाएगा। और जिसके अंदर चार होंगे उसे हम चतुर्परमाणुक बोल सकते हैं। और जिसके अंदर पाँच होंगे उसे बहुपरमाणुक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बहुपरमाणुक। इसे हम क्या बोलेंगे, द्विपरमाणुक, ठीक है, द्विपरमाणुक हो गया ये, कोई डाउट। आगे इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपरमाणुक बोलेंगे, ये हो गया त्रिपरमाणुक। आगे इसे क्या बोलेंगे, चतुर्परमाणुक, ये हो गया हमारा चतुर्परमाणुक। अब जो अगला होगा, अगला क्या होगा, जैसे पाँच है, पाँच से ज़्यादा हैं, तो इसे हम बोलेंगे बहुपरमाणुक। अच्छा ये बहुपरमाणुक, चतुर्परमाणुक, ये है क्या चीज़ें, अणु की बात कर रहे हैं हम, मतलब जिसके अंदर, जैसे मान लो चलो देखो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो O2 क्या है, इसमें 2 परमाणु आ गए, एक ही तत्व के 2 परमाणु। अच्छा एक बात याद रखना यार, ऐसे मत लिख देना कहीं आप CO2 के अंदर कहीं बोल दो कि ये 2 ही परमाणु के, नहीं, आपको अलग अलग तत्व बेशक हो सकते हैं, आपको बस गिनना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। ये यौगिकों के अणु के साथ होता है, ठीक है, ये यौगिकों के अणु के साथ होता है। अभी हम तत्वों के अणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखना, देखो जैसे अगर हम 3 की बात करें तो 3 में हमारा कौन एग्जिस्ट करता है, 3 में कौन एग्जिस्ट करता है, देख लेते हैं ज़रा एक बार। जैसे O3 ओजोन जो है ये 3 में एग्जिस्ट करता है। फिर 4 में कौन एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारा सल्फ़र होता है, SO4 जो होता है, या फिर हमारा जो P4 होता है, फॉस्फोरस होता है, ये P4 में एग्जिस्ट करता है। और बहुपरमाणुक में तो आप ऐसे ले सकते हो S8, ठीक है, ये हमारे वो हैं। अब देखो इसमें फॉस्फोरस के कितने परमाणु हैं, जो नीचे लिखा होता है ये परमाणुओं की संख्या होती है। फॉस्फोरस के कितने परमाणु, 4 हैं। ऑक्सीजन के कितने, 3 हैं। ऑक्सीजन के 2 हैं। तो इसी प्रकार से हम इनको क्या बोलेंगे, 1 परमाणु, 2 परमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणुक और बहुपरमाणुक, ठीक है। तो ये हमारे तत्वों के अणु हो गए। कितने प्रकार के होते हैं, जब तत्व के अणु में केवल 1 होगा तो उसे 1 परमाणु, 2 होंगे तो 2 परमाणु, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो चतुर, और 5 से ज़्यादा होंगे, 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, बहुपरमाणुक अणु बोलेंगे, ठीक है। ऐसा यौगिकों के साथ भी होता है, ठीक है। यौगिकों के साथ जो होते हैं, अच्छा यौगिकों के बारे में थोड़ा सा एक ज़रूरी बात करनी है, वो हम अभी करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गए होंगे आपके, जो टॉपिक था हमारा अणुओं तक का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। कुछ जल्दी तो नहीं हो रहा, अगर ऐसा कुछ हो, अगर आपको कोई डाउट लगे कि मैंने कुछ जल्दी में करा दिया या फिर कुछ भी इस तरीके से कुछ गलत तरीके से कराया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपना जो पहले वाला टॉपिक हमने छोड़ा था। पहले वाला टॉपिक हमने क्या छोड़ा था, रासायनिक संयोजन के नियम हमने छोड़े थे, ठीक है। तो रासायनिक संयोजन के नियम कराने के लिए ये सब कराना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। रासायनिक संयोजन होता क्या है, देखो हमने चैप्टर 1 में 2 तरीके के संयोजन पढ़े थे, मतलब 2 तरीके के परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी पदार्थ नया पदार्थ नहीं बनाते। कोई भी पदार्थ जुड़ते हैं तो वो नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ जुड़ते हैं तो वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए H2+O, इसने हमें क्या बना के दे दिया, H2O बना कर दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब हम करेंगे नियम की बात, इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे हम, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक तौर पर 2 चीज़ें जुड़ रही हैं और एक नई चीज़ मिल रही है हमें, इसे बोला जाएगा अभिकारक। क्या बोला जाएगा इसे, अभिकारक, इसे बोलेंगे अभिकारक। मतलब जो चीज़ें जुड़ रही होंगी उन्हें अभिकारक बोलेंगे, और जो चीज़ जुड़ चुकी होंगी, जुड़ने के बाद जो नई चीज़ हमें मिल रही होगी उसे बोला जाएगा उत्पाद। क्या बोला जाएगा, इसे उत्पाद बोला जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपने रासायनिक संयोजन का पहला नियम। इसे हमने बोला रासायनिक संयोजन, यानी कि संयोजन का मतलब जुड़ना, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक पदार्थ जुड़कर उसने एक नया पदार्थ बनाया, इसे रासायनिक संयोजन बोलेंगे। तो अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट। क्या नाम था उनका, जोसेफ एल प्राउस्ट। तो उन्होंने बोला कि यार देखो जो तत्व होते हैं वो जुड़ तो जाते हैं, जुड़ने के बाद हमें एक यौगिक भी दे देते हैं। ये यौगिक हुआ ना, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग परमाणु है, ठीक है, और इनका ग्रुप बन रहा है, तो ये क्या हुआ, यौगिक हुआ। तो उन्होंने बोला कि यार जब भी 2 परमाणु जुड़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों के परमाणु जुड़ते हैं, तो वो हमें एक यौगिक बना के देते हैं, बिल्कुल बना के देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर 2 नियम लग सकते हैं। 2, वैसे तो ये नियम 6-7 होते हैं, लेकिन अभी जो आपकी 9th क्लास में सिर्फ 2 दे रखे हैं, ठीक है। जब आप 11th में जाओगे तो सीखोगे सारे नियम। तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ नियम लग सकते हैं। तो नियम लगने के बाद जो हमें पहला नियम दिया गया उस समय पर, पहला नियम जो दिया गया वो था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम था वो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहा गया कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों में होगा, यानी कि जितना द्रव्यमान अभिकारक वाली साइड पे होगा, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद वाली साइड पर भी होगा। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो तो ये लिखा हुआ है कि एक रासायनिक संयोजन में द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है, ना तो उसे बनाया जा सकता है, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, मतलब ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। हम उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। क्या है, क्या होता है नियम, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मतलब ये जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ना तो आप सृजित कर सकते हो, मतलब ना ही बना सकते हो, और ना ही उसे नष्ट कर सकते हो। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्या लें, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। मैंने बोला कि 4 ग्राम Na2CO3 10 ग्राम HCl के साथ जुड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास 10 ग्राम HCl दे रखा है, और यहाँ से जुड़ने के बाद ये NaCl बनाता है जो कि 11.5 ग्राम बन जाता है, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो 2.5
2.5 ग्राम यहाँ से बन जाती है। तो अब हमें बोला कि इसके अंदर आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे सिद्ध? देखेंगे जितना द्रव्यमान यहाँ है उतना ही द्रव्यमान यहाँ भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 14 हो गया। अभिकारकों का द्रव्यमान कितना आया? 14 ग्राम आया। अगर हम इधर देखें तो 11.5 प्लस 2.5 ये भी 14 आ गया यार, ठीक है। तो ऐसे में हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो क्या हो गया? प्रूव हो गया। सिंपल सी बात है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि एक रासायनिक संयोजन के अंदर जब भी दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जुड़ते हैं तो द्रव्यमान ना तो सृजित होता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। जितना द्रव्यमान इस तरफ होगा, मतलब जितना द्रव्यमान अभिकारकों के अणुओं का होगा, अभिकारकों के परमाणुओं का होगा, उतना ही द्रव्यमान उत्पादों के परमाणुओं का भी होगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो पहला लॉ है वो यही कहता है कि द्रव्यमान ना तो आप बना सकते हो और ना ही उसे नष्ट कर सकते हो। चलो अब हम चलेंगे दूसरे अनुपात के नियम पर, दूसरे आपके संयोजन के नियम पर। यार मैं अभी कभी कभी क्या क्या बोल देता हूँ, ठीक है। तो हम चलेंगे दूसरे वाले नियम पर। तो दूसरा वाला जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जैसे हम निकालें तो कार्बन का जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान वो 12 होता है, ठीक है, 12 U होता है। ऑक्सीजन का जो होता है ये 16 U होता है, ठीक है। और किसका लें? हाइड्रोजन का जो होता है ये 1 U होता है, ठीक है। तो ये हमारे परमाणु द्रव्यमान होते हैं। अब एक और नियम आया हमारे पास इसी क्लास में, एक और नियम आया, ठीक है, जिसके अंदर ये बोला गया कि जब भी कोई यौगिक बनता है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी कोई यौगिक बनता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वो द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में जुड़े होते हैं। मैंने क्या बोला? जब भी कोई यौगिक बनता है, यौगिक क्या होता है? अलग अलग तत्वों के परमाणु से बनने वाली चीज़। जब भी कोई यौगिक बनता है तो उसके अंदर जितने भी तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहता है, चाहे आप उसे कहीं से भी उठाओ, लेकिन उसके अंदर जो परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात होगा वो निश्चित रहेगा और स्थिर रहेगा। कैसे? देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो अपने घर का पानी, घर में जो पानी आता है वो ले लो। फिर आपका दोस्त है कोई समुद्र से जाके पानी ले आया। फिर आपका कोई और दोस्त है जो अमेरिका का पानी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अमेरिका में उसने पानी लिया और आपने भारत में पानी लिया, अपने घर में पानी लिया, और कोई आपका दोस्त है जो समुद्र से पानी ले आया, ठीक है। तो ये पानी चाहे कहीं से भी आया हो, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, H2O। हमेशा पानी का फॉर्मूला आप जानते हैं, कहीं से कहीं का भी हो हमेशा फॉर्मूला यही रहता है। तो अब स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा ना, इनका जो द्रव्यमान होगा वो एक स्थिर अनुपात में होगा, चाहे आप कहीं से भी उठाओ। इसमें भी स्थिर अनुपात में होगा, मतलब जितना अनुपात यहाँ होगा उतना ही अनुपात यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मतलब चाहे आप पानी को भारत में लो, चाहे आप पानी को अमेरिका में लो, जो तत्व जुड़े होंगे वो एक स्थिर द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में जुड़े होंगे। जैसे देखो, हाइड्रोजन का हमने अभी पढ़ा था, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 1, ठीक है। क्यों 1 + 1? क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 परमाणु का द्रव्यमान 2 × 1 होगा। फिर प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो टोटल इसका द्रव्यमान कितना आया? अगर हम इसका रेशियो निकालें, यानी कि अनुपात निकालें, हमें तो तत्वों का अनुपात निकालना है ना, तो ये कितना हो गया? 2:16 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना आया, ये कट जाता है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/16, ये कट गया 1/8, तो 1:8 आ गया। यानी कि जल आपका जो घर का जो पानी था उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना आया? 1:8 आया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यार इसका भी यही आएगा 16, मतलब 1:8 आ गया। इसमें भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ गया? ये भी 1:8 आ गया, 1:8 आ गया, ठीक है। तो अब मैं भी तो यही बोल रहा था कि आप चाहे चीज़ को कहीं से भी उठाओ, उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, और उसके अंदर जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं के जो द्रव्यमान होंगे उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। परमाणु जो होंगे द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में जुड़े हुए होंगे। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पर कि कोई भी 2 या 2 से अधिक, मतलब कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। क्या बोला मैंने? इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इनका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। किसका अनुपात पूछ रहे हैं हमसे? ये परमाणुओं के द्रव्यमान का, तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान का। अगर ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का और हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात जो था वो क्या था? स्थिर था। इसे ही हम बोलते हैं द्रव्यमान के स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अब चाहे आप इसे कहीं से भी उठाओ, फॉर्मूला भी वही रहेगा, और द्रव्यमान का जो जुड़ने का जो अनुपात होगा, यानी कि दोनों तत्वों के द्रव्यमान के जुड़ने का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा।
ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है, चलो जैसे एक और इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम। एग्जांपल के लिए जैसे हम ले लेते हैं H2SO4। क्या ले लेते हैं? H2SO4 ले लेते हैं। आपने अपनी लैब में H2SO4 बनाया, ठीक है, और आपने दुकान से H2SO4 खरीदा। क्या कह रहा हूँ मैं? आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में, स्कूल में केमिस्ट्री लैब में H2SO4 बनाया, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और आपने कहीं दुकान से खरीद लिया। ठीक है, तो दुकान के अंदर का भी जो फॉर्मूला होगा, मैंने आपको ये तो बताया यौगिक अलग अलग तत्वों से बनते हैं, फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, तो इसका निकालो 2:1 परमाणु द्रव्यमान हम निकाल रहे हैं। रेशियो किसके साथ? सल्फर के साथ। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 32 और ये कितना हो गया? 64 हो गया। जब आप इसको और सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 1 16 और कितना हो गया? 32, ये आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो देखो नॉर्मल सी चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम इसमें भी देखें तो इसमें भी तो सेम चीज़ आएगी। ठीक है, आप इसमें भी इसको सॉल्व कर लो, सेम चीज़ आएगी। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जितने भी परमाणु इसके अंदर जुड़ेंगे वो सभी द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में जुड़ेंगे, और यही नियम होता है द्रव्यमान के स्थिर अनुपात का नियम। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, यहीं पर हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म कर लेंगे। इस टॉपिक के बाद, इसके बाद जो आयन वाला जो टॉपिक होगा और जो फॉर्मूला बनाना होगा और जो मोल संकल्पना है, उस सब के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, यानी कि जॉन डाल्टन ने कुछ परमाणु सिद्धांत दिए थे, उनके ऊपर हमारा अगला टॉपिक है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला, परमाणु, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। दुनिया की सभी चीज़ें किससे निर्मित हैं? परमाणु से निर्मित है। आगे देखते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो परमाणुओं को बनाया जाएगा ना ही परमाणुओं का विनाश होगा। जो हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था वही चीज़ है। और ये अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब जो और ज़्यादा डिवाइड आप नहीं कर सकते जिस चीज़ को। ठीक है, चलो तीसरी चीज़ है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, एक तत्व के चाहे कितने भी परमाणु ले लो। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोजन के परमाणु लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु आपने एक नेचर से ले लिया, एक आपने अपनी लैब से ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, यानी कि एक ही तत्व है हाइड्रोजन, एक ही तत्व है, हमने अलग अलग परमाणु लिए। तो इनके जो भी रासायनिक गुणधर्म होंगे और जो भी परमाणु होंगे और द्रव्यमान होगा वो सब क्या रहेगा? समान रहेगा। एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं सभी का परमाणु द्रव्यमान और सभी के रासायनिक गुणधर्म क्या रहते हैं? समान रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसका उल्टा है। अगला पॉइंट ये है कि अलग अलग तत्व अगर आप लेंगे, जैसे हम एक हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से कंपेयर करें, तो यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कैसे बराबर हो सकते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो बस इसमें यही बोल रखा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भी अलग अलग होगा और साथ में रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये डाल्टन के 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, कैसे वो करते हैं। देखो, अभी तक हमने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था जिसमें हमने द्रव्यमान का अनुपात निकाला था। किसका अनुपात निकाला था? द्रव्यमान का। अब हम निकालेंगे परमाणु संख्या का अनुपात। किसका? परमाणु संख्या का। ये वो दूसरी वाली परमाणु संख्या नहीं है, परमाणु की। चलो आप ऐसे समझ लो, परमाणु, एक यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकालेंगे। जैसे H2O है, ठीक है, तो आप पानी चाहे कहीं से भी लो, H2O कहीं से भी लो, कहीं से भी। ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन के हमेशा 2 ही परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का हमेशा 1 ही परमाणु होगा। हाइड्रोजन के हमेशा 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। तो डाल्टन का 5वां पॉइंट यही कह रहा है कि जब भी यौगिक निर्मित होते हैं तो परमाणुओं की संख्या के एक छोटी परस्पर उसमें होते हैं अनुपात में। ये लिखा हुआ है, किसी भी यौगिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्या 2 और, अच्छा ये ऐसे नहीं हो सकता, ये 1.5 नहीं हो सकता, 1.5:3.5 ऐसे नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। तो मैंने वही बोला आपको, ठीक है, वही बताया आपको कि अलग अलग तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में निर्मित होकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। चलो ये भी हो गया। अगला देखते हैं, 6वां पॉइंट, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक का मतलब
किसी भी यौगिक, जैसे अगर आप ये लोगे तो जल के जितने मतलब देखो जल जो है जल का एक यौगिक है, ये हमारा जल के पास मतलब ये हमारे पास जल का एक यौगिक है। तो इसके अंदर जल आप कहीं से भी लोगे, कहीं से भी, ठीक है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि कहीं से भी ले लो, कहीं से भी लोगे ना तो इसके अंदर जल के अंदर आपको हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन से जल नहीं मिलेगा। तो छठा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप कहीं से भी एक यौगिक को उठा रहे हो तो उसके अंदर जो परमाणु होंगे वो भी एक ही प्रकार के होंगे, यानी कि हर जल के मतलब हर जल के अणु के अंदर, यौगिक के अंदर परमाणु जो होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही होंगे, किसी और के नहीं आ सकते। और साथ में दूसरा क्या है, सापेक्ष संख्या। सापेक्ष संख्या मतलब कंपेयर कर लें, अगर हम ये जो चीज़ मैंने बोली थी इसे सापेक्ष संख्या कहेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन में बराबर रहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा छठा पॉइंट। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा बोल लेते हैं। देखो किसी भी यौगिक के अंदर जो परमाणु होते हैं वो उनकी जो सापेक्ष संख्या रहती है वो समान रहती है, यानी कि जल के आप कहीं से भी लोगे तो वो हमेशा हाइड्रोजन के 2 जुड़ेंगे और ऑक्सीजन का 1 ही जुड़ेगा, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1। ये सापेक्ष संख्या हो गई, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों के तत्वों में, ठीक है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के उसमें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया सापेक्ष संख्या हो गई, मतलब ऑक्सीजन के हिसाब से हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं, तो 2 जुड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो परमाणुओं के प्रकार होंगे ना वो एक ही तरीके के होंगे, मतलब हमेशा एक यौगिक को बनाने के लिए, जैसे जल का यौगिक बन रहा है तो इसमें हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, कार्बन ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा। तो डाल्टन का छठा पॉइंट यही बोलता है, ठीक है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम करेंगे अपना सारा आयन्स को लेकर। मैंने आपको आज क्या क्या करा दिया, हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पढ़ लिए, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ लिए, इनके प्रतीक पढ़ लिए, परमाणु द्रव्यमान पढ़ लिया, अणु पढ़ लिया, यौगिकों के अणु पढ़ लिए। अणु तक हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, पेज नंबर 41 के हाफ तक, ठीक है। तो अब हम 3.3.3 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आयन क्या होता है, हमारे केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, रासायनिक सूत्र वगैरह, और आपका जो मोल संकल्पना है वो सब हम इसमें मोल संकल्पना, ये सब जो चीज़ हैं ये सब हम अपनी आखिरी लास्ट मतलब इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होगी, मतलब अगली जो वीडियो होगी उसमें ख़त्म कर लेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।